अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 136 ऑफ आवर बुक फेवरेट सेम्बलिंगम और बहुत आसान से चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर। ये वाइवा में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है कि नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज़ बताओ और उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना पूछते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है नर्व फाइबर की, ये देखो बड़ा आसान है ना। एक तो एक्साइटेबिलिटी, एक कंडक्टिविटी, एक रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक समेशन, एक अडेप्टेशन और एक इनफेटिगेबिलिटी और एक ऑल और नन लॉ। अच्छा ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, एक्साइटेबिलिटी। व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी भाई? जब किसी टिश्यू को हम लोग बाहर से कोई स्टिमुलस देंगे, व्हेन एनी स्टिमुलस इज अप्लाइड ऑन एनी टिश्यू, तो उस टिश्यू के अंदर जो उस स्टिमुलस की वजह से अंदर उसके जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं, कौन सी चेंजेस? फिजियोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द फिजियोकेमिकल चेंजेस दैट अकर इन अ टिश्यू व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड। नाउ व्हाट इज द स्टिमुलस? स्टिमुलस कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि टिश्यू में एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, ये चीज बहुत बेकार है, ये छोड़ सकते हो आप। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रोनेक्सी। व्हाट इज क्रोनेक्सी? चलो मैं बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली इसको हम चैप्टर 30 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, क्वालिटीज ऑफ स्टिमुलस एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व आर एक्सप्लेन्ड। मतलब स्टिमुलस की भाई अलग अलग तरीके के होते हैं स्टिमुलस, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, क्वालिटी अलग अलग होती है स्टिमुलस की, जो चैप्टर नंबर 30 में डिस्कस करी गई। तो यहाँ पे ये कंसर्न नहीं है। अभी बात करते हैं हम लोग क्रोनेक्सी की। क्रोनेक्सी क्या है भाई? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम लोग क्लिनिकली, एक्चुअली में हम लोग कंडीशन ऑफ नर्व फाइबर का पता लगाते हैं। हम लोग ये पता लगाते हैं कि नर्व फाइबर डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कितना डैमेज हुआ है। तो क्लिनिकली द डैमेज ऑफ द नर्व फाइबर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द क्रोनेक्सी। और क्रोनेक्सी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? क्रोनेक्सी मीटर होता है। Okay, now nerve fibers have a low threshold for excitation than the other cells. मतलब नर्व फाइबर जो होते हैं वो जल्दी एक्साइट होते हैं। अगर आप स्टिमुलस अप्लाई करो एक किसी नॉर्मल सेल पे और एक नर्व फाइबर पे, तो याद रखना नर्व फाइबर जल्दी एक्साइट होगा क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड कम है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे बस इतना ही है। अभी ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि नर्व फाइबर्स का थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होती है तो वो कम वैल्यू पे एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन बाकी सेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। बाकी सेल्स के लिए हमें हाई थ्रेशोल्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। नाउ रेस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व फाइबर। क्या स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस अगर हम लोग इसको स्टिमुलेट करेंगे नर्व फाइबर को, तो क्या रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होंगे? देखो बात मेरी ध्यान से सुनना। जब एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट किया जाता है, जब एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट किया जाता है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस हमारे पास दो टाइप के रेस्पॉन्स डेवलप हो सकते हैं। बेस क्या है याद रखना? बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। देखो याद रखना, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। एक क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। सपोज आपको मेरे को काम कराने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 10 रुपए दोगे या उससे ज्यादा दोगे तब मैं काम करूंगा। अगर आप मेरे को 9 रुपए भी दोगे या उससे कम दोगे तो मैं काम नहीं करूंगा, या करूंगा तो भी आपका काम एकदम ऐसा गंदा सा करूंगा, नॉट विद परफेक्शन, और एकदम मन से काम नहीं करूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, हाँ ये कॉन्सेप्ट है भाई। देखो जरा, देखो क्या है। पहली चीज, दो टाइप के रेस्पॉन्सेज हैं। पहला रेस्पॉन्स है एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा। ये कब होगा भाई? देखो एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर में तब जनरेट होगा व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय अ स्टिमुलस विद द एडिक्वेट स्ट्रेंथ। एडिक्वेट स्ट्रेंथ का स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्शन पोटेंशियल। समझे? इन अ नर्व फाइबर। और फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, ये फिर नर्व फाइबर में क्या करता है? प्रोपगेट करता है, आगे से आगे चलता जाता है। इसी को कहते हैं ना हम लोग नर्व इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल। तो ये फिर आगे से आगे इसमें चलता जाता है। तो थ्रेशोल्ड या मिनिमल स्टिमुलस समझ में आ गया। एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा? जब आप
कम से कम जो मिनिमल स्टिमुलस का वैल्यू है या जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसको हम कहते हैं, उतना या उससे ज्यादा दो। मैंने बोला ना 10 रुपए चाहिए मुझे काम करने को, 10 दोगे या इससे ज्यादा दोगे तो मैं काम करूंगा। तो सपोज यही इस केस में है कि अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू या फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर का होगा तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अगर उससे कम का हुआ तो इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या है ये? देखो, व्हेन अ स्टिमुलस ऑफ सबलिमिनल स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ? सबलिमिनल स्ट्रेंथ, मतलब बिलो द थ्रेशोल्ड, ओके, इज अप्लाइड, तो सेल में ओनली इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल डेवलप होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप यहां पर नहीं होगा अगर सबलिमिनल स्ट्रेंथ का स्टिमुलस है तो। और ये जो इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल है ये नॉन प्रोपगेटेड होता है, मतलब ये ट्रैवल नहीं करता, एक जगह लोकल जगह जनरेट होता है वहीं रहता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल, तो इट इज अ नॉन प्रोपगेटेड लोकल पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम अ लोकल चेंज इन आयनिक कंडक्शन। लोकल चेंज इन आयनिक कंडक्शन से एक नॉन प्रोपगेटेड लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल कहते हैं। एक चीज हमारी बच गई, क्रोनेक्सी। व्हाट इज क्रोनेक्सी? ये मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ क्रोनेक्सी के बारे में बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे यूज करते हैं। तो क्रोनेक्सी इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड for the excitation of a structure by constant electric current of twice the threshold voltage। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ट्वाइस वैल्यू का अगर हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो एक्साइट होने के लिए टिश्यू को जो मिनिमम टाइम लगता है, दिस इज क्रोनेक्सी, ठीक है, दिस इज क्रोनेक्सी, ओके। अच्छा, तो आपको इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल समझ में आ गया, एक्शन पोटेंशियल का पता लग गया। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस हमारे पास दो टाइप के रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एक तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। नाउ व्हाट इज कैथिल इलेक्ट्रोटोनिक और एन इलेक्ट्रोटोनिक? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, आपको पता होगा ना, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, वैसे ही एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो वहां पे दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, एक कैथोड और एक एनोड हम यूज करते हैं। तो जो पोटेंशियल चेंजेस कैथोड पे होंगे उसको हम लोग कैथे इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल कहेंगे, एंड जो पोटेंशियल एनोड पे डेवलप करेगा उसको हम एन इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल कहेंगे। सो ओनली द कैथ इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल में या फिर एक्शन पोटेंशियल में। बात समझ में आई? मतलब जो कैथोड पर पोटेंशियल है वही हमारा इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल बनता है, या फिर अगर स्टिमुलस ज्यादा हुआ, ज्यादा स्ट्रेंथ हुई तो एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल इज वेरी सिमिलर, एक्शन पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर इज सिमिलर टू दैट इन अ मसल। मसल में भी हमने ये सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 31 के अंदर, एक्सेप्ट फॉर सम माइनर डिफरेंसेस जो कि टेबल में अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एक्शन पोटेंशियल इन स्केलेटल मसल फाइबर इज डिस्क्राइब इन चैप्टर नंबर 31 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इस टेबल पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर। लेट्स सी, नर्व फाइबर और स्केलेटल मसल में क्या डिफरेंस है। देखो, पहली बात तो मैंने आपको ये बोला था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देखो नर्व फाइबर का कितना -70 और स्केलेटल मसल का कितना है -90, ठीक है। तो नर्व फाइबर का -70 है, नेगेटिव में कम है, मतलब ये वैसे ज्यादा है, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। स्केलेटल मसल का -90 मिलीवोल्ट, यूनिट के साथ प्रॉपर्ली याद रहना चाहिए। फायरिंग लेवल पे जो नर्व फाइबर का पोटेंशियल होता है ये -55 होता है, स्केलेटल मसल का -75। एंड ऑफ डिपोलराइजेशन पे +35 मिलीवोल्ट एंड +55। देखो, स्केलेटल मसल प्लस में भी ज्यादा जाता है, ज्यादा पोटेंशियल होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली चीज है, फायरिंग लेवल क्या है भैया, एंड ऑफ डिपोलराइजेशन क्या है, तो इसके लिए आपको मेरा जो चैप्टर नंबर 31 पे जो मैंने वीडियो बनाया वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। ये आपका एक्शन पोटेंशियल का कर्व है जो यहाँ पे बनाया गया है नर्व फाइबर के लिए। नर्व फाइबर में देखो यहाँ पे इन्होंने बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये देखो नर्व फाइबर में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 होता है ना, तो यहाँ पे -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन स्टिमुलस आर्टिफैक्ट होगा, फिर उसके बाद में लेटेंट पीरियड, देन फायरिंग लेवल विल बी अचीव्ड, देन उसके बाद
यहाँ पे होगा आपका डीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद में रीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद में दिस इज आफ्टर डीपोलराइजेशन, दिस इज आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, ओवरशूट इससे ऊपर, दिस इज ओवरशूट प्लस में जो जाएगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया है कहाँ पर, चैप्टर नंबर 31 में और वेरियस पार्ट्स ऑफ द मसल फिजियोलॉजी के अंदर, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें यही चीज लिखी हुई है भाई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है नर्व फाइबर में -70 मिलीवोल्ट होता है, फायरिंग लेवल इज एट -55, डिपोलराइजेशन एंड्स एट +35। कहाँ तक, ये बस यही चीज लिखी है, एंड्स कहाँ पे होता है, डिपोलराइजेशन +35 मिलीवोल्ट पे, दैट्स इट, ये सब ठीक है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको ये बताऊंगा, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है भाई एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कहाँ पर जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ पर जनरेट होता है, ये बताओ। यूजुअली एक्शन पोटेंशियल जो होता है हमारा, ये स्टार्ट कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर स्टार्ट होता है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेते हैं, ये स्टार्ट होता है इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर। कहाँ पे स्टार्ट होता है, इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर। वापस से पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा, इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर। कहां पर होता है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ये चैप्टर नंबर 31 का ही पार्ट है, वो वीडियो देखिए। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देखिए क्या होता है, आपको बेसिक तो पता है ना कि ये एक नॉन प्रोपगेटेड लोकल रिस्पॉन्स है दैट डेवलप्स इन द nerve fiber when a local subliminal stimulus is applied। ठीक है, लोकल सबलिमिनल मतलब बिलो द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब आएगा तब नर्व फाइबर में एक लोकल रेस्पॉन्स जनरेट होगा जो नॉन प्रोपगेटेड होगा, दैट्स इट। तो ये जो सबलिमिनल और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, इट डज नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन याद रखना, इट अल्टर्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड प्रोड्यूसेस स्लाइट डीपोलराइजेशन फॉर अबाउट 7 मिलीवोल्ट। मैंने क्या कहा, मेरे को 10 रुपए की जरूरत है, अगर आप 10 रुपए से थोड़ा कम दोगे, मैं काम करूंगा, कर सकता हूं ना मैं काम, लेकिन मेरे काम में वो बात नहीं होगी, मैं मन लगा के नहीं करूंगा। तो बात यही है कि ये जो सबलिमिनल या ये जो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ये कोई एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हिला देगा। ये थोड़ा सा डिपोलराइजेशन तो करा सकता है, समझे मेरी बात भाई। एक्शन पोटेंशियल आएगा तभी तो यहाँ पे, मतलब जब आपके पास स्टिमुलस आएगा, देखो थ्रेशोल्ड लेवल का हो तो पूरा अच्छे से डिपोलराइजेशन होगा, पूरी वैल्यू रीच होगी। लेकिन अगर मान लो सबलिमिनल थ्रेशोल्ड है हमारे पास, तब डिपोलराइजेशन तो होगा, कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन होगा तो सही ना। तो स्लाइड डिपोलराइजेशन होगा, ये वैल्यू +7 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगी प्लस में। तो दिस स्लाइड डिपोलराइजेशन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन दिस इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल एज फॉलोज। ये जो स्लाइड डिपोलराइजेशन स्टेट हमें मिली है, इसी को हम इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल कहते हैं। फायरिंग लेवल इज रीच्ड ओनली इफ डिपोलराइजेशन अकर अप टू 15 मिलीवोल्ट। देखो ये कहां तक पहुंचा है, 7 तक पहुंचा है ना, 7 मिलीवोल्ट तक। अगर 15 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाए फायरिंग लेवल, तो तभी रीच किया जाएगा, तभी अचीव होगा। सो जब 15 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाए तब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट्स इट। तो ये स्लाइड डिपोलराइजेशन होता है, इसमें तो पूरा 15 मिलीवोल्ट तक नहीं जाता है। तो इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल इज अ ग्रेडेड पोटेंशियल, आपको याद रखना पड़ेगा। लेट मी हाईलाइट इट, इट इज अ ग्रेडेड पोटेंशियल। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल, ये तो पता है, मैं चीख चीख के इतनी बार बोल चुका हूं भाई, नॉन प्रोपगेटेड होता है और ये ऑल और नन लो को ऑबे नहीं करता। ऑल और नन लो क्या होता है कि होगा या नहीं होगा, मतलब अगर ऑल और नन लो ये कहता है कि अगर आपका स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल का है या उससे ज्यादा है, इन दैट केस एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, इफ द अप्लाइड स्टिमुलस इज एट or above the threshold value, then action potential will be generated. This is all or none law. लेकिन ये फॉलो नहीं करता, इसमें अगर सबलिमिनल या सब थ्रेशोल्ड वैल्यू का भी है तो स्लाइड डिपोलराइजेशन हो जाता है, कुछ तो होता है, इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाता, बट कुछ तो होता है।
ठीक है. So it does not obey the all or none law. If the intensity of the stimulus is increased gradually every time, there is increase in the amplitude till the firing level is reached. मतलब आपने मतलब मान लो कि मुझे 10 रुपए चाहिए थे काम करने को, आपने 2 दिए. आप मैं खराब काम करूंगा, आप 3 दो, 4 दो, 5 दो, ऐसे बढ़ाते जाओ. अगर आप 10 पे आ गए तब मैं मतलब अच्छे से काम करने लगूंगा. कहने का मतलब भाई, अगर आप सब लिमिनल या सब थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस दे रहे हो, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओ, स्लाइट डिपोलराइजेशन तो वो कॉज कर ही रहा है सब थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस, लेकिन आप वैल्यू को और बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ. अगर आप थ्रेशोल्ड लेवल तक आ गए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, फायरिंग लेवल अचीव हो जाएगा. समझे मेरी बात? बस दैट्स इट. कितना इजी है. वोल्टेज क्लैंपिंग क्या होती है? देखो, क्लैंपिंग मतलब होता है ना बांधना, इकट्ठा करना. तो एक्चुअली में लेट मी टेल यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये जो वोल्टेज क्लैंपिंग है, ये एक लाइक इट इज अ एक्सपेरिमेंटल मेथड. इट इज अ एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट यूजेस इलेक्ट्रोड्स टू अल्टर एंड कंट्रोल द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इसमें इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं हम लोग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ताकि हम उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रोल कर सकें, अल्टर कर सकें, बढ़ा सकें, कम कर सकें. तो वोल्टेज क्लैंपिंग इज अ एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट यूजेस इलेक्ट्रोड्स टू अल्टर और कंट्रोल द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. वोल्टेज क्लैंपिंग टेक्निक जो है एक्चुअली में, ये एक मॉडिफाइड पैच क्लैम्प टेक्निक है. पैच क्लैम्प टेक्निक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 31 में अच्छे से बताया था. अगर याद हो तो, वो मैं विश्वास करता हूँ याद नहीं हो, चैप्टर नंबर 31 पढ़ो दोबारा. तो ये जो एक्चुअली पैच क्लैम्प टेक्निक है, इसके सिमिलर होता है, जो कि नाउ अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू मेजर द आयनिक करंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर बाय फिक्सिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट अ डिजायर्ड लेवल. हम लोग क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इससे अल्टर कर सकते हैं ना, कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज क्लैंपिंग. तो हम लोग एक डिजायर्ड वोल्टेज पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को फिक्स रख के, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक डिजायर्ड लेवल पे फिक्स रख के, हम लोग मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आयनिक करंट फ्लो कर रहा है नर्व फाइबर में, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं. बात समझ में आई? प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज क्लैंपिंग. वैसे वोल्टेज क्लैंपिंग इटसेल्फ मतलब आपको अगर इतना पता है तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. बट लेकिन चलो, इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है एक्चुअली. बट ओके, डिस्कस कर लेते हैं. हमारा क्या जाता है, डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. पढ़ना जितना जितना पढ़े उतना अच्छा. Normally what happens, the voltage gated ion channels open and close in response to the positive or negative charges within the cell में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के रेस्पॉन्स में हमारे जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं. भाई कोई अगर ज्यादा है अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन नहीं होगा कि नहीं मैं अंदर नहीं आने दूंगा. अगर ज्यादा बाहर निकालना होगा तो ओपन होगा. तो लाइक इन रेस्पॉन्स टू द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस विद इन द सेल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स ओपन और क्लोज होते हैं. अब इन आयंस के मूवमेंट को समझने के लिए, मतलब आयन फ्लक्स में दो चीजें होते हैं, इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स. ठीक है, मतलब अंदर आना और बाहर जाना. तो अगर हमें इन आयंस के मूवमेंट को समझना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल चीजें उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा. मतलब हमें वोल्टेज जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा. मतलब ये चीज वेरिएबल होती है ना, तो इसको वेरिएबल नहीं, हमें कांस्टेंट चाहिए ताकि हम लोग आयंस के फ्लक्स को समझ सकें. तो अब क्यों क्यों हमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्यों हमें कांस्टेंट बनाना है बाय वोल्टेज क्लैंपिंग? क्योंकि जो आयन का फ्लक्स होता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर डिफरेंसेस होंगे तो इसकी वजह से आयन फ्लक्स में डायरेक्टली फर्क पड़ेगा. तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फिक्स्ड या clamped at a specific level by using voltage clamp. It allows to study ion flux through the ionic channels at specific membrane potential. मतलब एक specific membrane potential एक constant करके फिर हम लोग आयन के फ्लक्स को समझ सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द वोल्टेज क्लैंपिंग? यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ बहुत सुंदर सा. वोल्टेज क्लैंपिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताओ. देखो, आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे हो. एक तो हमें रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर चाहिए, एक तो हमें रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर चाहिए, एक हमें फीडबैक एम्पलीफायर चाहिए, एक हमें करंट जनरेटर चाहिए. ठीक है, तो ये हमें बेसिक चीजें जो रिक्वायर्ड है. ठीक है.
अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम कुछ इलेक्ट्रोड्स फिक्स करेंगे। दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर। तो हम लोग ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड को तो देखो सेल के बाहर लगाएंगे, इंट्रा सेलुलर को सेल के अंदर लगाएंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ से उठाएंगे सिग्नल। आगे बढ़ते हैं, पहले इतना देख लियो, समझ लियो। अब देखो ये तीन चीजें मैं आपको बता रहा था, तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं। क्या रिक्वायर्ड है, देख लो देख लो देख लो देख लो, जल्दी देखो। वोल्टेज क्लैंपिंग इक्विपमेंट हैज 3 यूनिट। सबसे पहले रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर, करंट जनरेटर, और एक होता है हमें क्या चाहिए, एक फीडबैक एम्पलीफायर भी चाहिए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर मेजर्स द वोल्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रिकॉर्डिंग करेगा ना तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का लाइक एक मेजरमेंट ले लेगा कि कितना है। और दो जो हम लोग रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड और इंट्रा सेलुलर, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, ये हम लोग इस एम्पलीफायर से, रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड है आउटर सरफेस ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन पे रखेंगे, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इनसाइड द नर्व फाइबर इंसर्ट कर देंगे। अब जो करंट जनरेटर है, दूसरा यूनिट, करंट जनरेटर और सिग्नल जनरेटर, इससे हम लोग कंट्रोल करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, ठीक है। द करंट सिग्नल जनरेटेड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट आर पास्ड इनटू द नर्व फाइबर थ्रू करंट इलेक्ट्रोड। देखो इससे हम लोग करंट जनरेटर से क्या करेंगे, हम लोग करंट जनरेट करेंगे, और यहां से थ्रू करंट इलेक्ट्रोड ये हम लोग नर्व फाइबर में ये पास कर देंगे, ठीक है। द करंट सिग्नल जनरेटेड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट आर पास्ड इनटू द नर्व फाइबर थ्रू अ करंट इलेक्ट्रोड। थ्रू अ करंट इलेक्ट्रोड हम लोग जो करंट इससे जनरेट हुआ उसको इधर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन, समझे मेरी बात। अब आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। अब फीडबैक एम्पलीफायर क्या करेगा, ये भी बहुत आसान है। फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक समझ रहे हो, फीडबैक से मतलब क्या हुआ आपका, फीडबैक एम्पलीफायर रिसीव द फीडबैक इनपुट फ्रॉम रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर एंड करंट जनरेटर। देखो करंट जनरेटर से और रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर से इसको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। और इसी बेसिस पे ये लोग करंट सिग्नल को सेंड करेगा नर्व फाइबर में, ठीक है। इसको from the recording amplifier or current generator it will receive inputs and accordingly it modifies the current signal that are sent into the nerve fiber. Thus by voltage clamping it is possible to maintain constant membrane potential at a desired voltage. तो इस तरीके से हम लोग voltage clamping को यूज करके एक desired level पे हम लोग membrane potential को मेंटेन करके रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इसमें 3 यूनिट हो गए, रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर, फीडबैक वाला फीडबैक के लिए काम कर रहा है, करंट जनरेटर करंट जनरेट करेगा, इधर भेजेगा, ये एक सिग्नल इधर भी भेज देगा, और इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर ये कनेक्टेड होते हैं रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर से, तो इनसे सेल के अंदर का हालचाल पता लगता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास सारा काम है, समझे मेरी बात को, दैट्स इट। नाउ नर्व फाइबर्स यूज्ड फॉर वोल्टेज क्लैंपिंग। भाई अब आप कोई सोचे कि ये कैसे करते हैं हम लोग, मतलब नर्व फाइबर तो बहुत छोटा सा होता है। देखो एक्चुअली में अर्लियर पहले के टाइम में ये जो क्लैंपिंग टेस्ट थे ये हम लोगों ने जेंट एक्सॉन ऑफ स्क्विड लॉलीगो पे किए थे, लॉलीगो पे, लॉलीगो पे हमने ये किया था, जिसमें लाइक बहुत आसानी से ये काम हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट किए स्मॉल मैमल्स पे, और नाउअडेज आजकल तो हम लोग बाय सर्जिकल प्रोसीजर नर्व ह्यूमन नर्व फाइबर्स को रिमूव करके उसमें भी ये टेस्ट करने लगे हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्या, एक्साइटेबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने अभी तक, हमने पढ़ी है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एक्साइटेबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द ability of the nerve fiber to transmit the impulse from the area of stimulation to the other areas. What is conductivity? It is the ability of the nerve fiber, मतलब कंडक्शन समझते हो ना, अब एक जगह से दूसरी जगह पे स्टिमुलस को पास करना, दैट्स इट। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन। आपने यहाँ स्टिमुलेट किया, यहाँ से आप फैलाना है इसको, यहाँ पे लेके जाना है टू द अदर एरियाज, टू द अदर एरियाज इसको लेके जाना, तो दिस इज कंडक्टिविटी, ओके। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर। एक्शन पोटेंशियल आपको पता है भाई, एक जगह पे जनरेट होता है, फिर उसके कहाँ जनरेट होता है, बताओ बताओ बताओ, एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है नर्व फाइबर में, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर में जनरेट होता है, फिर उसके बाद में थ्रू आउट द नर्व या एक नर्व इंपल्स की फॉर्म में वो ट्रांसमिट होता है। तो ये कंडक्टिविटी तो है।
Normally in the body, the action potential is transmitted through the nerve fiber only in one direction. This is called one way conduction. नर्व फाइबर में जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो नर्व इंपल्स होती है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, वन वे कंडक्शन होता है. हाउएवर इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, नर्व फाइबर को जब स्टिमुलेट किया जाता है, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल थ्रू द नर्व फाइबर इन ईदर डायरेक्शन. समझ रहे हो, ये तो एक्सपेरिमेंटली बात है, बट नॉर्मली there is one way conduction. Mechanism of conduction of action potential. देखिए बात ये है, सबसे पहले कैसे ये बात करी जा रही है कि कैसे एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होता है. देखो सबसे पहले डीपोलराइजेशन होता है साइट ऑफ स्टिमुलेशन पे, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन फैलता है ना, नेबरिंग सेल में डीपोलराइजेशन होगा, फिर उसके बाद में बाकी एरियाज में होगा, ऐसे चलता जाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन स्प्रेड करेगा. समझो मेरी बात को. लाइक दिस डीपोलराइजेशन ट्रेवल्स थ्रू द नर्व फाइबर, डीपोलराइजेशन अलाउ फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन. देखो जैसे सपोज ये कुछ एरियाज हैं 1 2 3 4 5. जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन हो गया, ठीक है. अब यहाँ से डिपोलराइजेशन फैलेगा, अब ये डिपोलराइज होगा, फिर जैसे जैसे डिपोलराइजेशन आगे जाता जाएगा, पीछे वाली जगह पे रिपोलराइजेशन की फेज आ जाएगी, ठीक है. तो डिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन. डिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन. ओके, ऐसा कुछ होता है ना. पहले नर्व फाइबर में एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसके बाद में डीपोलराइजेशन होता है, फिर उसके बाद में रिपोलराइजेशन होता है, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर. माइलिनेटेड नर्व फाइबर में बड़े सिंपल शब्दों में कहता हूँ, जंपिंग कंडक्शन जिसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, वो होता है. मतलब एक नोड से दूसरे नोड में. ऐसा हुआ, देखो यहाँ से सपोज लेट्स सी दिस फिगर की हेडिंग क्या है. दिस इज द मोड ऑफ कंडक्शन थ्रू द नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड में और माइलिनेटेड में. देखो अब नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, मैं ये सिंपल शब्दों में बताता हूँ, थ्योरेटिकली नहीं. देखते हैं ये. देखो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में सपोज यहाँ पर सबसे पहले डिपोलराइजेशन हुआ. अब ये डिपोलराइजेशन नॉर्मली आगे ऐसे फैलता जाएगा, मतलब यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इट विल स्प्रेड लाइक सिंपल थिंग, ऐसे ऐसे सिंपल ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है. लेकिन इन केस ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिन शीथ आ गई है. यहाँ पे क्या हुआ है, माइलिन शीथ आ गई है, तो यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहाँ पर जो डिपोलराइजेशन, वो कैसे जाएगा, बीच में माइलिन शीथ है, तो अब ये जंपिंग कंडक्शन होगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ऐसे फ्रॉम वन नोड टू द अनदर नोड ऑफ रेनवियर. यहाँ फिर देखो डायरेक्ट यहाँ आ गया, फिर देखो यहाँ आ गया डायरेक्ट, इस तरीके से प्रोपेगेशन होता है एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है. तो सल्टेटरी कंडक्शन और ये जंपिंग कंडक्शन जो होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ कंडक्शन ऑफ द नर्व फाइबर इन विच द इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड टू द अनदर नोड, ठीक है. और याद रखना एक बात कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से 50 गुना ज्यादा कंडक्शन की कैपेसिटी रखता है. कंडक्शन ऑफ द इंपल्स थ्रू अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज 50 टाइम्स फास्टर. समझ रहे हो, 50 गुना तेज होता है माइलिनेटेड से एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड, ठीक है. नाउ इट इज बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल जंप्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग थ्रू द एंटायर नर्व. बट माइलिनेटेड में तो जंप करता है और नॉन माइलिनेटेड में एंटायर नर्व के थ्रू वो ट्रेवल करके जाता है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस सॉल्टेटरी कंडक्शन. देखिए मैकेनिज्म ऑफ दिस सॉल्टेटरी कंडक्शन कैसे होता है. देखो माइलिन शीथ है वो तो आयंस के लिए परमिएबल होती नहीं है, उसका तो काम ही है इंसुलेशन का. सो द एंट्री ऑफ द सोडियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द नर्व फाइबर अकर्स ओनली एट द नोड ऑफ रेनवियर वेयर द माइलिन शीथ इज एब्सेंट. तो इट कॉजेज डिपोलराइजेशन इन द नोड ऑफ रेनवियर, नॉट इन द इंटरनोड. समझे मेरी बात. अरे डिपोलराइजेशन कब होगा, जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा. डिपोलराइजेशन सोडियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से तो होता है. तो वो इनफ्लक्स कहाँ हो सकता है, क्या वो इनफ्लक्स यहाँ हो सकता है नोड ऑफ रेनवियर में? हाँ बिल्कुल हो सकता है. क्या वो इनफ्लक्स यहाँ पर हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है. क्या वो इनफ्लक्स यहाँ हो सकता है सोडियम का? नहीं हो सकता, क्योंकि माइलिन शीथ नॉट परमिएबल होती है, वो आने नहीं देगी अंदर, ठीक है, इंसुलेशन का काम करती है. तो इस वजह से यहाँ पर इस टाइप का जंपिंग कंडक्शन होता है. यहाँ पे सोडियम आयंस आएंगे, यहाँ पे आ सकते हैं सोडियम आयन, तो ऐसे ऐसे डिपोलराइजेशन होता है. डिपोलराइजेशन कभी भी इंटरनोड जो एरिया होता है बिटवीन टू नोड, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा. समझे मेरी बात. Thus depolarизation occur at the successive
nodes. So action potential jump from one node to the another, hence it is called saltatory conduction or jumping. Saltaire का मतलब होता है jumping, तो इसलिए इसको saltatory conduction हम कहते हैं. Now next property is refractory period. Refractory period क्या होता है? बड़े सिंपल शब्दों में एक ऑलरेडी एक्साइटेड नर्व फाइबर को आप री एक्साइट नहीं कर सकते. तो रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब कोई टाइम स्पैन है ना, टाइम की बात हो रही है. तो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब एक ऑलरेडी एक्साइटेड नर्व फाइबर डू नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. समझे, मतलब भाव ही नहीं देगा. ऑलरेडी मतलब ऑक्यूपाइड है ना, तो इसलिए मतलब समझ रहे हो ना आपकी, मतलब ऑलरेडी दो लोग रिलेशनशिप में है, तो अगर आप जाके लड़की को छेड़ोगे तो वो लड़की रेस्पॉन्स कैसे देगी? हाँ मतलब अगर ज्यादा चीटिंग का सीन है ना, चीटर है, तो फिर वो रेस्पॉन्स दे सकती है. लेकिन अगर वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वो मतलब रेस्पॉन्स नहीं करेगी, ऑब्वियस ही बात है. ठीक है, अब इन केस मान लो दो केसेस होते हैं. एक तो वो रेस्पॉन्स नहीं देगी, ठीक है. अगर आप अपने मतलब लाइक उसका जो रिलेशनशिप उस लड़के के साथ चल रहा है वो मतलब लाइक इतना स्ट्रांग नहीं है, उनमें डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उनके बीच में, और आप एक तरफ से साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बहुत हाई स्टिमुलस दे रहे हो, तब उस केस में वो लड़की आपको रिस्पॉन्ड कर सकती है. बात समझ में आई? तो इसी तरीके से रिफ्रैक्टरी पीरियड भी दो टाइप का होता है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है जब आप कितना भी जोर लगा लो, नर्व डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल. ठीक है, वॉट एवर मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल या स्टिमुलस. ठीक है, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है? इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द नर्व फाइबर शोज द रेस्पॉन्स इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस अगर आप बढ़ाते जाओगे मैक्सिमम तक ले जाओगे ना, तब हो सकता है वो रेस्पॉन्स करे. दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. ठीक है, अब इनका कहां से कहां तक होता है? जैसे मतलब अगर हम बात करें जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इट कॉरस्पॉन्ड टू द पीरियड फ्रॉम द टाइम व्हेन फायरिंग लेवल इज रीच टिल द टाइम व्हेन 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन इज कंप्लीटेड. मतलब फायरिंग लेवल रीच हो गया, फिर उसके बाद में 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन इज कंप्लीटेड, यहां तक दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. बट जो बाकी का रेस्ट का रिपोलराइजेशन का टाइम होता है, उस टाइम में क्या होता है कि लाइक नर्व फाइबर थोड़ा टूवर्ड्स रेस्ट जाने वाला होता है, तो उस टाइम पे अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा मैक्सिमम सिग्नल दे दोगे तो हो सकता है दोबारा से वो डिपोलराइज हो जाए वहीं से. ठीक है, समझिए मेरी बात को. समेशन, व्हाट इज समेशन? मतलब एडिशन हो गया ना. तो मतलब आप देखो कि अगर मेरे को काम करने के लिए, फिर से वही घिसा पिटा एग्जांपल, मुझे 10 रुपए चाहिए भाई काम करने के लिए. अगर दो लोग मिलके मुझे 5-5 रुपए देंगे, ठीक है, या फिर तुम अकेले भी मुझे पहले 5 दे दोगे, फिर 5 दोगे, ऐसे करके मेरे पास रुपए 10 आने चाहिए. तो यही बात है कि जब वन और मोर लाइक सबलिमिनल स्टिमुलस हम लोग अप्लाई करेंगे, जब एक सबलिमिनल अप्लाई करेंगे नर्व फाइबर में, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सबलिमिनल स्टिमुलस बहुत वीक होगा. ठीक है, लेकिन अगर 2 और मोर सबलिमिनल स्टिमुलाई को हम लोग ऐड कर लें, ठीक है, तब उस केस में सिग्नल प्रोड्यूस, मतलब क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स प्रोड्यूस होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा. तो इफ 2 or more subliminal stimuli are applied within a short interval of 0.5 millisecond, the response is produced. It is because the subliminal stimuli are summed up या added together to become strong enough to produce the response. This phenomena is called summation. Now the next property is adaptation. What is adaptation? Adaptation होता है कि भाई while stimulating a nerve fiber continuously, the excitability of the nerve fiber is greater in the beginning, later the response decreases slowly, and finally the nerve fiber does not show any response at all. This phenomena is called adaptation or accommodation. मतलब अगर आप मतलब कंटिन्यूअसली किसी नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करोगे, तो स्टार्टिंग में तो आपको, बिगिनिंग में तो आपको नर्व फाइबर की एक्साइटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम रेस्पॉन्स करने लगेगा, और फाइनली आप देखो आप स्टिमुलस दोगे बट नर्व फाइबर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देगा. दिस
फिनोमिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन और अडेप्टेबिलिटी। वही बात होगी ना, जैसे मान लो कि एक बेवड़ा होता है शराब पीने वाला, उसको आप मान लो कि पहले एक पैग से उसको नशा हो जाता था, फिर एक पैग फिर उसके बाद ऐसा सीन आ गया कि नहीं, अब एक पैक से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब उसको 2 पैक चाहिए, फिर उसको 3 पैक चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? और लाइक जब वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंट हो चुका है कि एक पैक से उसको कोई नशा ही नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में होता था, अच्छा नशा होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक पैक से नशा ही खत्म हो गया। फिर आप उसको एक पैक देते रहो देते रहो देते रहो, वो अब अडेप्ट हो चुका है एक पैक से, अब उसको ज्यादा पैक चाहिए। कॉजेज फॉर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के क्या कॉजेज हैं देखिए। When a nerve fiber is stimulated continuously, depolarization occur continuously। ऑब्वियसली बात है, अगर आप नर्व फाइबर को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहोगे तो डिपोलराइजेशन उनमें प्रोड्यूस होता रहेगा। कंटिन्यूस डिपोलराइजेशन इनएक्टिवेट द सोडियम पंप। ऑब्वियसली बात है, डिपोलराइजेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। अगर जो सोडियम पंप है भाई वही इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? क्या आपको डिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम पंप तो इनएक्टिवेट हो जाएगा और पोटेशियम आयन का इफ्लक्स चालू हो जाएगा। तो पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होने की वजह से डिपोलराइजेशन तो भाई हो नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनफैटिगेबिलिटी, मतलब कभी थकता नहीं है नर्व फाइबर। लाइक अगर आप उसको बहुत ही लंबे टाइम के लिए कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहोगे तभी भी ये थकेगा नहीं, तभी भी ये थकेगा नहीं। ओके सो कहाँ पहुंच गए तो अचानक से इधर उधर हो गया। इनफैटिगेबिलिटी, तो नर्व फाइबर cannot be fatigued even if it is stimulated continuously for a long period of time. This is the reason that nerve fiber can conduct only one action potential at a time. तो at that time it is completely refractory and does not conduct another action potential। एक बार में एक ही करेगा। क्यों थकता नहीं है? क्योंकि भाई वन वे कंडक्शन होता है, एक बार में एक ही वन टाइम में एक ही एक्शन पोटेंशियल को लेके जाता है। तो आप चाहिए कितना स्टिमुलस देते रहो, पहले ही एक काम, पहले सपोज आपको पेन के लिए सेंसेशन लेके जानी तो पहले पेन के लिए लेके जाएगा, फिर टेम्परेचर के लिए अलग अलग लेके जाएगा। ऐसा नहीं पेन और टेम्परेचर साथ में लेके जा रहा है, तब तो थक जाएगा भाई। ऑल और नन लो क्या होता है वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लो कि ऑल और नन लो स्टेट्स दैट व्हेन अ नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस इट गिव मैक्सिमम रेस्पॉन्स और डज नॉट रेस्पॉन्स एट ऑल। और बाकी चैप्टर नंबर 90 फॉर ऑल रेस्ट ऑफ द डिटेल। अब हम चैप्टर नंबर 137 देखेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी? अरे अगले वीडियो में भाई।